हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया है कि हम एक वीडियो बनाएं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर। ठीक है, तो उसी वीडियो को हम लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज भारत के जो भी गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनके बारे में, और सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम विधिवत रूप से और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बंगाल की गवर्नर से। तो बंगाल के गवर्नर सबसे पहले थे रॉबर्ट क्लाइव। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का लड़ाई होता है, और प्लासी जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में स्थित है। और प्लासी की लड़ाई में क्या होती है कि रॉबर्ट क्लाइव विजय हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कौन करते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, और तभी से क्या होता है कि ब्रिटिश सत्ता का भारत में हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल था वो दो शासन कालों में बटा हुआ था, एक 1757 से 1760 तक, और दूसरा जो था वो 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक। उनका शासनकाल दो भागों में बटा हुआ था। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। यहाँ सीधे पूछा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर कौन था बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, किनको? रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। अगर पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटना और कार्य इनका देख लेते हैं। तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। मतलब जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस था, राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामला, वो सब कौन करता था? कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप लोग जानते ही हैं कि 1600 ईस्वी में हुई थी। और बाकी जो भी कार्य था, मतलब कार्य संचालन था, वो किन के हाथों में था? नवाबों के हाथों में। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइव के बाद द्वैध शासन के दौरान वेरेलस्ट 1767 से लेकर 1769 और कार्टियर जो कि 1769 से 72 बंगाल के गवर्नर रहे। ये चीज़ आपको किसी भी बुक में बहुत कम ही मेंशन रहता है, वेरेलस्ट के बारे में और कार्टियर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, 1757 का प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये पहले ही हम बता दिए थे कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे कि होता क्या है कि आप लोग जानते ही हैं कि बंगाल के गवर्नर तो हो गए, अब बंगाल के गवर्नर जनरल, जैसे कि होता क्या है कि 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि बहुत उसमें भी क्लाइव ही रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि भारत में लगभग पूर्ण रूपेण बंगाल के एरिया में पूर्ण रूपेण से ब्रिटिश सत्ता का स्थापना हो जाता है। ठीक है, और उससे पहले वांडीवस की भी लड़ाई होती है 1760 में। तो मतलब मद्रास वाले क्षेत्रों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से शासन स्थापित हो जाता है। और इसी के कारण 1773 में क्या आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और उस एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। और इनके अंतर्गत कर दिया जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को। ठीक, तो यहाँ आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल के गवर्नर पहले किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। और बंगाल का गवर्नर जनरल किसको कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक, और वही ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल देखते हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, इनका कार्यकाल जो था 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785 ईस्वी तक था। सीधे याद कर लीजिए, 1773 से 1785। और इनके अब मेन घटनाक्रम देखते हैं, मुख्य घटना और कार्य ये क्या क्या किए थे वो। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को समाप्त कर दिया एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। बंगाल में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और द्वैध शासन को ख़त्म किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। नेक्स्ट देखते हैं, हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या चीज़? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। कहाँ पे? कोलकाता में, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवाई। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले फांसी किसको मिलती है? तो नंद कुमार को। नेक्स्ट है, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच, जो कि ख़त्म होता है कौन? सालाबाई की संधि से 1782 ईस्वी में समाप्त होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से खत्म होती है? तो सालाबाई की संधि से समाप्त होती है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से जो 84 होती है, जो कि मैंगलोर की संधि से ख़त्म होती है, वो भी आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हेस्टिंग्स के समय में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है कब? 1784 ईस्वी में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये बताएं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर हमको बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। जैसे फाइनेंशियल वित्त को देखने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने कब? 1781 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट है, हेस्टिंग्स के समय में 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहा जा रहा है बनारस में 1782 में जोनाथन डंकन। और बनारस में BHU जो है BHU यूनिवर्सिटी है, उसके स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। आप लोग जैसे कि देखे हैं कि पहले एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई थी। अब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आते हैं? तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 ईस्वी में आती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचे, तो बर्क द्वारा, किसके द्वारा? बर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चला, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि कौन से ऐसे भारत के गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर ब्रिटेन में मुकदमा चलाया गया था। तो किनके ऊपर चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था। तो दोस्तों पूरा वारेन हेस्टिंग्स कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं बंगाल के सर जॉन मैकफर्सन। कौन आते हैं? सर जॉन मैकफर्सन आते हैं, जिनका कार्यकाल रहता है 1 फरवरी 1785 ईस्वी से 12 सितंबर 1786 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। हम डेट के साथ बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ओनली फॉर ईयर याद कीजिए, क्योंकि डेट कभी भी पूछा नहीं जाता है। ओनली फॉर ईयर ही पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है। और इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, क्योंकि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स इस्तीफ़ा दे करके चले जाते हैं। तो जब इस्तीफ़ा दे करके चले जाएंगे तो उनके पोस्ट पे कोई तो कोई आएगा, तो वही सर जॉन मैकफर्सन आते हैं। किनके पोस्ट पे? वारेन हेस्टिंग्स के पोस्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था, ये 12 सितंबर
1786 से लेकर के 28 अक्टूबर 1993 ईस्वी तक था। कब तक? 1786 से लेके 1793 ईस्वी तक था। अब इनके बीच मुख्य घटना और कार्य हम देख लेते हैं कि इनके समय में कौन सा घटना हुआ था और कार्य हुआ था, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। तो देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट देखते हैं, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दिए गए थे। अब तक क्या था कि जो भी अधिकार था वो गवर्नर जनरल के पास था, लेकिन अब क्या हो गया कि जिले के जो भी अधिकार है, समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉर्नवालिस के समय में से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वार हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली मर जाते हैं और उनके बेटा कौन आ जाते हैं, टीपू सुल्तान। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत खत्म होती है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इसमें क्या होते हैं, हैदर अली मर जाते हैं और टीपू सुल्तान क्या हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं मैसूर के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पद्धति परमानेंट सेटलमेंट लागू की। क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट लागू करते हैं। कब? 1793 में। और किस एरिया में? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। पुलिस थाना की स्थापना किसने किया था, तो और उसकी एक इंचार्ज बनाया दरोगा को। तो ये कौन करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं। तो अभी हमने कॉर्नवालिस के बारे में देखा। अब कॉर्नवालिस के बाद आते हैं नेक्स्ट, भारत में बंगाल के गवर्नर बन के सर जॉन सोर बन के आते हैं। तो सर जॉन सोर का कार्यकाल रहता है 28 अक्टूबर 1793 से लेकर के 18 मार्च 1798 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है सर जॉन सोर का। अब इनका मुख्य घटना और कार्य, इनके टाइम पीरियड में क्या चीज़ मुख्य घटना घटी थी और क्या चीज़ इन्होंने कार्य किया था उसके बारे में। तो पहला देखते हैं, अहस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन सोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। जैसे होता क्या है ना कि इन्होंने क्या किया कि अहस्तक्षेप की नीति, मतलब भारत के कोई भी राज्य थे उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने के, मतलब न्यूट्रल रहने की इसने नीति अपनाई। किसने? सर जॉन सोर ने। और खारदा का युद्ध सर जॉन सोर के काल में हुआ था, खारदा का युद्ध। ठीक है, खारदा का युद्ध कब हुआ था, तो खारदा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में, मराठों एवं निजाम के बीच हुआ था। मराठों और निजाम के बीच में हुआ था कौन सा युद्ध, खारदा का युद्ध। और अभी हम बताए हैं कि जैसे अहस्तक्षेप की नीति, तो जैसे खारदा का युद्ध जो मराठा और निजाम के बीच होता है, इसमें ब्रिटिश सेना कुछ नहीं करती है, न्यूट्रल रहती है। ठीक है, केवल लड़ाई मुखबिर बनी हुई रहती है, न्यूट्रल रहती है, किसी भी तरह नहीं रहती है, क्योंकि जो भी हारेगा तो उसको एक को तो हराने में इजी पड़ेगा, इसलिए वो न्यूट्रल रहती है। ठीक है, तो सर जॉन सोर के बाद आते हैं सर अलर्ड क्लार्क। सर अलर्ड क्लार्क का बहुत कम समय में कार्यकाल रहता है। ठीक है, इनका कार्यकाल रहता है 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक, मात्र वही 3-4 मंथ इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। मतलब ये भी किनके, सर जॉन सोर के ही बाद ये अस्थाई गवर्नर जनरल रहते हैं, अस्थाई नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड बेलेजली। और लॉर्ड बेलेजली भी भारत के मतलब बंगाल के गवर्नर में बहुत अच्छे गवर्नर जनरल में इनको भी गिना जाता है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल रहता है, लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल रहता है 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 ईस्वी तक। कब तक? 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक इनका कार्यकाल रहता है। लॉर्ड बेलेजली जो अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे, बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? लॉर्ड बेलेजली को। ठीक है, इनके मुख्य घटना और कार्य देख लेते हैं इनके टाइम पीरियड में। तो लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति लागू की।
पूछा जाता है क्वेश्चन की सहायक संधि की पद्धति किसने लागू की, तो लॉर्ड बेलेजली ने लागू की। नोट, यहाँ पे नोट देख लेते हैं। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगर सीधे क्वेश्चन पूछ दे कि सहायक संधि किसने लागू की, तो लॉर्ड बेलेजली, लेकिन पूछ दे कि वहीं पे कि सबसे पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने, डुप्ले ने। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं। बेलेजली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर कौन करते हैं, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो हैदराबाद के निजाम सबसे पहले सहायक संधि करते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किन्होंने किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट देखते हैं। बेलेजली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, बेलेजली ने की। कहाँ की, तो कोलकाता में की। ठीक, बेलेजली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारा जाता है और अंततः क्या होती है कि मैसूर पे ब्रिटिश सत्ता कायम हो जाती है, और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक होता है। ठीक है, आपको अब एक कमेंट में ये बताना है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नर बन के आते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस फिर से आते हैं, थोड़ा समय के लिए इनका फिर से कार्यकाल आता है। तो इनका कार्यकाल रहता है 30 जुलाई, तो इनका कार्यकाल रहता है 30 जुलाई 1805 से लेकर के 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल रहता है। इसमें देखते हैं कि क्या इन मुख्य घटना या कार्य हुआ था इनके। तो 1805 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। क्या होता है कि दूसरे कार्यकाल के लिए वो जैसे ही निर्वाचित होते हैं, कार्यकाल शुरू होता है और जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर बनते हैं बंगाल के सर जॉन मार्लो। सर जॉन मार्लो नेक्स्ट गवर्नर बनते हैं और इनका कार्यकाल जो रहता है 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके बीच में मुख्य घटना और कार्य जो घटित होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि, 1805 ईस्वी में क्या होता है, राजपुर घाट की संधि, और 1806 ईस्वी में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह इनके कार्य की मुख्य घटना है। दो होता है राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में, और बेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में धेलकार एवं सर जॉन बार्लो के मध्य हुई थी। राजपुर घाट की संधि किसके बीच हुआ था, तो धेलकार एवं सर जॉन बार्लो के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद गवर्नर बंगाल के बनते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। कौन बनते हैं, लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल जो रहता है 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है लॉर्ड मिंटो का। इनके बीच, इनके टाइम पीरियड में जो मुख्य घटना और कार्य होता है वो इस प्रकार है। अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट इनके काल की प्रमुख महत्वपूर्ण घटना थी। क्या होता है, अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट इनके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच में होता है। रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई थी, जिसकी मध्यस्थता मेटकॉफ ने की थी। कौन क्या करते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ इसकी मध्यस्थता करते हैं। अमृतसर की संधि कब होती है, 1809 ईस्वी में होती है, रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच में, और मध्यस्थता करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, और इन्हीं के बीच में लॉर्ड मिंटो के काल में ही 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है लॉर्ड मिंटो के ही काल में। नेक्स्ट देखते हैं मार्क्विस हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल जो रहता है 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है।
इनके टाइम पीरियड में जो मुख्य घटना और कार्य होता है वो होता है हेस्टिंग्स की कार्यकाल में 1814 से 1816 को आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। क्या होता है? आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 14 से 16। इसमें नेपाल की अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। किनको? अमर सिंह को। मार्च 1816 ईस्वी में, मार्च 1816 में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि होती है। संगोली को ही हम लोग सुगौली के नाम से भी जानते हैं, और ये सुगौली जो है वर्तमान में बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के से लगभग 12 से 15 किलोमीटर पश्चिम में सुगौली स्थित है। और यहीं पे क्या होती है? सुगौली की संधि होती है 1816 ईस्वी में हेस्टिंग्स एवं किनके बीच? गोरखों के बीच में होती है। आंग नेपाल युद्ध का अंत हो जाता है सुगौली की संधि के बाद। इसी संधि के कारण वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच कालापानी सीमा का विवाद चल रहा है। जैसे भारत और नेपाल के बीच जो भी सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है उस समय से अभी तक, वर्तमान समय तक, तो उसमें सुगौली की संधि से ही भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण किया गया है। और वही अभी करेंट में आप लोग न्यूज़ में देखते होइएगा कि उत्तराखंड का एक जगह है कालापानी, और जो कि बहुत सीमा विवाद से चर्चित है, और वो कौन संधि? सुगौली की संधि से ही संबंधित है। सुगौली की संधि के बाद काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हो गए। उससे पहले क्या था कि सुगौली की संधि के पहले शिमला, मसूरी और रानीखेत जो भी थे और नैनीताल, ये सब किसके भाग थे? नेपाल के भाग थे। लेकिन उसके बाद क्या हो जाते हैं? वो भारत में चले जाते हैं। हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से 1818 ईस्वी में होता है। और 1818 में हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। अब पेशवा का पद भी समाप्त हो गया, और अंततः क्या होता है? मराठे साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। 1817-18 ईस्वी में ही इसने पिंडारियों का दमन किया, जिसके नेता चीतू, पिंडारियों के मुख्य नेता थे कौन? चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। कौन कौन थे? पिंडारियों के मुख्य नेता थे चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पिंडारियों के दमन से कौन से गवर्नर जनरल संबंधित है? तो कौन? हेस्टिंग्स। ठीक, हेस्टिंग्स ने 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी के समय में 1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया जाता है? तो ये 1822 ईस्वी में लागू किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जॉन एडम्स। जॉन एडम्स का कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए रहता है। 9 जनवरी 1823 ईस्वी से 1 अगस्त 1823 ईस्वी तक, यानी कि इनका 9 मंथ का टोटल कार्यकाल ही रहता है। बहुत कम समय तक रहते हैं, और ये भी एक अस्थायी गवर्नर जनरल रहते हैं। नेक्स्ट गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल रहता है 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके टाइम पीरियड में मुख्य घटना होती है लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्य में 1824 से 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जाता है 1824 से 26। और 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि करती है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? तो यांडबू की संधि होती है। और उसी समय 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। 1824 का जो बैरकपुर कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के ही कार्य में होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट गवर्नर विलियम बटरवर्थ बेले। विलियम बटरवर्थ बेले का कार्यकाल रहता है 13 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828 ईस्वी तक। और ये भी एक क्या रहते हैं कि अस्थायी गवर्नर ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ से 100% क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहता है 4 जुलाई 1828 से 1833 ईस्वी तक।
और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे। उससे पहले क्या थे कि ये मद्रास के गवर्नर बने थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि मद्रास के गवर्नर बम्बई के गवर्नर किसके अंतर्गत काम करते थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत काम में करते थे। तो 1803 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे और 1828 ईस्वी में वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक जैसे कि हम देखते थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर एवं 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहे। 1828 से 1833 तक क्या रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, लेकिन 1833 से 1835 तक के क्या रहे, तो भारत के गवर्नर जनरल रहे। और भारत का गवर्नर जनरल रहे जिसे विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। और इनके टाइम पीरियड में जो भी मुख्य घटनाएं घटती हैं उस पर एक नज़र देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ एवं इसका शासनकाल शांति का काल रहा। कोई भी युद्ध नहीं हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद उसने शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा पर अंत कौन से गवर्नर जनरल लगाते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये धारा 17 के तहत लगाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस एक्ट के तहत लगाया जाता है, तो धारा 17 के तहत लगाया जाता है। बेंटिक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का भी अंत कर दिया गया। तो बेंटिक के कार्यकाल में 3 घटना मुख्य रूप से घटी। सती प्रथा का अंत, शिशु वध पर प्रतिबंध और नर बलि प्रथा का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अब भारत के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हम यहीं पे अभी क्या कर रहे हैं कि पार्ट को रोक रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको विस्तृत रूप से भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हम आपको बतलाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें। हम बहुत जल्द ही लेकर के आ रहे हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की चर्चा करेंगे। और अब हम लोग का सफ़र 1833 से शुरू होकर के 1947 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम आप अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन को ज्वाइन करें। वहाँ पे हम आपको डेली करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको सेंड करते हैं। आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट सिलेक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम सेकेंड वीडियो बहुत जल्द ही लेकर के आ रहे हैं, पार्ट 2 इसका। ठीक है, थैंक यू।